दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का या फिर भारत के भूगोल का। तो दोस्तों हम नदियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जो हमारी भारत की नदियां हैं, ठीक है, उनका अध्ययन कर रहे थे। और इसके अंतर्गत दोस्तों जो हमने हिमालय की 3 बड़ी नदियाँ हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, है ना, तो इन नदियों को हमने अध्ययन कर लिया था, ठीक है। और आज से हम स्टार्ट करेंगे जो हमारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं ना। हमारा प्रायद्वीपीय भारत ये देखिए मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, जो ये वाला भाग है हमारे भारत का, ठीक है, इसे बोलते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत। इसके पहले भी हम डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं पूरा प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो आपने यदि मेरे प्रीवियस लेक्चर देखें तो आपको अच्छे से पता होगा प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं, जो इस क्षेत्र की पूरी नदियाँ हैं, ठीक है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज हम 2-3 नदियों का अध्ययन करेंगे, जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, माही, साबरमती, ठीक है, ये भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी नदियाँ हैं, इसके अलावा गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है। तो ये कुछ बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। एक यहाँ महानदी है, ठीक है, ये नर्मदा है, यहाँ पे ताप्ती है। तो ये सारी नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज हम नर्मदा नदी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, नर्मदा नदी है, ठीक है, इसका उद्गम पहले हम देख लेते हैं। तो इसका उद्गम यहाँ पे मैंने मैप बनाया है आपको, ठीक है, स्टेट भी बनाया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये नर्मदा नदी है जो यहाँ से बहती है, देखिए ये मध्य प्रदेश वाला एरिया है। पहले मध्य प्रदेश में बहती है, फिर थोड़ा सा पार्ट महाराष्ट्र में और फिर गुजरात में। उसके बाद अरब सागर खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है ना, अरब सागर ये खंबात की खाड़ी है, ठीक है। तो देखिए इसका उद्गम होता है दोस्तों, यहाँ पर एक एरिया है अमरकंटक, है ना, अमरकंटक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सी रेंज है, यहाँ पे है विंध्याचल, ठीक है, और यहाँ पर है सतपुड़ा, ठीक है। ऊपर है विंध्याचल, विंध्याचल श्रेणी, और नीचे है सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। और इसके बीच में बहती है कौन सी नदी, नर्मदा नदी, ठीक है। इस प्रकार से यह है, यहाँ पर विंध्याचल श्रेणी है, इसके उत्तर में, और दक्षिण में है सतपुड़ा श्रेणी, और उनके बीच में बहती है कौन सी नदी, नर्मदा नदी। इसका उद्गम कहाँ से है, तो मैंने पहले यहाँ लिख देता हूँ उद्गम। दोस्तों इसका उद्गम होता है अमरकंटक। अमरकंटक एक पर्यटन क्षेत्र भी है, ठीक है, मेकाल श्रेणी, मेकाल श्रेणी, ठीक है। सतपुड़ा का ही पूर्वी भाग मेकाल श्रेणी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे जो श्रेणी है उसे बोलते हैं मेकाल श्रेणी, ठीक है। तो अमरकंटक मेकाल श्रेणी से ये निकलती है, ठीक है। और एग्जैक्ट यदि आप बात करें तो नर्मदा कुंड, ठीक है, नर्मदा कुंड है, वहाँ से ये निकलती है, अनूपपुर जिला, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक, मैंने आपको याद रखना है, अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा कुंड अमरकंटक से निकलती है, मेकाल श्रेणी से, ठीक है। ये जो सतपुड़ा का पूर्वी भाग है उसे मेकाल श्रेणी बोलते हैं। इसके अलावा अनूपपुर जिला लगता है, ठीक है। अब इसकी हम थोड़ा लंबाई देख लेते हैं। तो इसकी लंबाई दोस्तों है 1312 किलोमीटर्स की लंबाई है, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इसकी लंबाई कितनी है, 1312। अब हम देख लेते हैं राज्य किस किस राज्य में ये बह रही है ना। तो देखिए सबसे ज़्यादा बहती है मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये मैं देखिए ये पूरा भाग मध्य प्रदेश का कवर कर रही है, ठीक है, पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। तो पूरा आप देखेंगे मध्य प्रदेश को लगभग 20 से बह रही है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा स्थान महाराष्ट्र कवर करती है, देखिए बहुत थोड़ा सा स्थान, ये पूरा महाराष्ट्र की सीमा है ये, और इसको थोड़ा सा हिस्सा काट रही है ना। इसके बाद गुजरात जाती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश लिख लीजिए, एमपी, ठीक है। फिर कहाँ जाती है, एमपी के बाद जाती है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे कम, सबसे ज़्यादा एमपी में, ठीक है, ऐसा कर लीजिए, सबसे कम इसमें, और फिर लास्ट में जाती है गुजरात, है ना, ठीक है। तो महाराष्ट्र, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है, 3 राज्यों में बहती है, 3 राज्य, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों एक बात आपको सबसे महत्वपूर्ण इससे रिलेटेड याद रखना है, ठीक है, कि भ्रंश घाटी में बहती है ये, ठीक है। कहाँ बहती है, भ्रंश घाटी में। भ्रंश घाटी क्या होता है अभी बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। भ्रंश घाटी में बहती है, दिशा कौन सी है, दिशा है पूर्व से पश्चिम, है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर,
ठीक है। भ्रंश घाटी में बहने वाली दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये यहाँ पे मैंने आपको बताया सतपुड़ा रेंज है, ठीक है, नीचे, और ऊपर कौन से विंध्याचल। तो इसके बीच में भ्रंश, भ्रंश क्या होता है दोस्तों, दो पर्वतों के बीच में एक धंसा हुआ पार्ट होता है, उसे हम भ्रंश बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पर्वत श्रृंखला ये है, ठीक है, और एक पर्वत श्रृंखला ये है, इसमें इसके बीच में कुछ धंसा हुआ पार्ट है, वहाँ पर नदी फ्लो कर रही है, तो उसे बोलते हैं भ्रंश। ठीक है, या फिर भ्रंश घाटी। तो नर्मदा नदी कहाँ बैठती है, भ्रंश घाटी में बहती है, और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, और एक बात और आपको याद रखना है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है ये। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है पूर्व से पश्चिम की ओर। देखिए मैक्सिमम नदी जो प्रायद्वीपीय भारत की हैं वो बहती हैं पूर्व की ओर, बड़ी बड़ी जितनी भी नदी हैं, ठीक है, पूर्व की ओर बहती हैं, और यहाँ बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं ना, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं मैक्सिमम नदियाँ यहाँ ऐसे। ठीक है, परंतु नर्मदा नदी सबसे बड़ी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर या खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों इसके अन्य नाम भी हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, मेकल सोता एक नाम है इसका, मेकल सोता, एक नाम है रेवा। ठीक है, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है मेकल सोता और रेवा नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, भ्रंश घाटी में बहती है। इसके अलावा दोस्तों एक और पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये एस्चुरी बनाती है ना, एस्चुरी बनाती है। ठीक है, देखिए एक होता है डेल्टा और एक होता है एस्चुरी। ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। देखिए यहाँ से बहती है भ्रंश घाटी में, चूँकि भ्रंश घाटी में बहती है, एक गड्ढे में बहती है ये, तो इसका जो तेज वेग होता है बहुत तीव्र होता है। ठीक है, बहुत तेज़ी से बहती है, और ये बहुत तेज गति से बहते हुए सीधे अरब सागर में गिर जाती है। मतलब इसका जो मुहाना है दोस्तों, देखिए नर्मदा नदी बहुत तीव्र गति से बहती है, चूँकि भ्रंश घाटी में बह रही है। ठीक है, बहुत ही तीव्र गति से बहती है, जो अपने साथ ये अवसाद लाती है। ठीक है, अवसादों का निक्षेप सीधे जो यहाँ समुद्र, अरब सागर, खंबात की खाड़ी यहाँ पर कर देती है। ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए एक होता है डेल्टा और एक होता है एस्चुरी। ठीक है, एक होता है डेल्टा और एक होता है एस्चुरी, है ना। तो डेल्टा में क्या होता है दोस्तों, जब नदी बहती है और अपने एंड पॉइंट में वो बहुत धीमी हो जाती है ना, उसका प्रवाह धीमा हो जाता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ से, जैसे गोदावरी बहती है, ठीक है, यहाँ से बहती है और यहाँ आ जाता है, उसका जो प्रवाह है बहुत धीमा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये फैलती है, यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है और यहीं पर अवसादों का निक्षेप कर देती है। ठीक है, और इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और एक होता है एस्चुरी। एस्चुरी क्या होता है, डेल्टा में क्या हुआ, ऐसी नदी फैलेगी अपने मुहाने में एंड पॉइंट में जाकर डेल्टा, और अवसाद जो अपने साथ अवसाद लाएगी उनका निक्षेप करेगी और यहाँ पे गिर जाएगी सागर समुद्र में, जहाँ भी गिर रही है वो। ठीक है, और एस्चुरी क्या होता है दोस्तों, नदी तीव्र गति से आएगी, इसमें यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा में एंड पॉइंट आने तक वेग कम हो जाएगा, यहाँ पे वेग कम हो जाएगा, है ना। और इसमें एस्चुरी में क्या होगा, यहाँ तीव्र गति से आएगी, यहाँ भी इसकी तीव्र गति रहेगी और सीधे जो भी यहाँ पर सागर है, ठीक है, वहाँ पर सीधे गिर जाएगी और अवसादों का निक्षेप भी यहीं पर करेगी। ठीक है, तो ये होता है एस्चुरी, ये होता है डेल्टा। ठीक है, ये तीव्र गति से सीधे समुद्र में जाती है। ये डेल्टा में क्या होता है, एंड पॉइंट में उसकी रफ्तार कम हो जाती है और डेल्टा में फैल जाती है वो चारों तरफ। ठीक है, और वहाँ पर अवसादों का निक्षेप करती है। और एस्चुरी में क्या होता है, अवसादों का निक्षेप सीधे सागर समुद्र में करती है नदियाँ। ठीक है, तो आप देखेंगे जो भी मैक्सिमम नदियाँ दोस्तों जो यहाँ से भी पश्चिमी घाट से भी निकलती हैं, है ना। यहाँ पर देखिए पश्चिमी घाट है, यह मैंने आपको पहले भी बताया, पश्चिमी घाट से भी जो नदियाँ निकलती हैं पश्चिम की ओर, मैक्सिमम नदियाँ एस्चुरी बनाती है, क्योंकि वहाँ बहुत तीव्र गति से निकलती है पश्चिमी घाट पर्वत से और सीधे यहाँ पर अरब सागर में गिर जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है डेल्टा एस्चुरी में अंतर। ठीक है, और चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। ठीक है, और तो आगे एक शहर पड़ता है यहाँ पर जबलपुर, है ना, यहाँ पर जबलपुर है। ठीक है, जबलपुर शहर है। जब ये निकलती है अनूपपुर से, उसके थोड़ी दूर आप आगे आएंगे यहाँ पर तो अमरकंटक जबलपुर पड़ेगा। ठीक है, जबलपुर के पास ही एक वाटरफॉल है, ठीक है, धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, बहुत ही फेमस जलप्रपात है दोस्तों जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर में है, आपको याद रखना है, एग्जाम में आता है। ठीक है, तो धुआंधार जलप्रपात किस में है, नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, जबलपुर में है। ठीक है, भेड़ाघाट नामक स्थान में है, एग्जैक्ट यदि आप देखेंगे तो भेड़ाघाट में है।
ये जबलपुर के अंतर्गत ही आता है। जबलपुर के आउटर में भेड़ाघाट नाम का स्थान है, वहाँ पर धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक्चुअली क्या होता है, जब ये धुआंधार नाम इसका इसलिए क्योंकि जब ये ऊपर से गिरता है, ठीक है, तो इसकी जो पानी की बौछार है वो धुएं जब ऊपर उड़ती हैं तो वो धुएं की तरह दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम धुआंधार जलप्रपात है। नर्मदा नदी के अन्य वाटरफॉल भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कपिल धारा है, ठीक है, कपिल धारा है, दुग्ध धारा है, सहस्त्र धारा है। ठीक है, ये 3 जलप्रपात भी आपको याद रखना, कपिल धारा, दुग्ध धारा, सहस्त्र धारा। ठीक है, और ये तो इंपॉर्टेंट है ही, धुआंधार। ठीक है, तो ये आपको वाटरफॉल याद रखना है। इसके अलावा एक इसकी प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों, यहाँ पे एक होशंगाबाद सिटी है। ठीक है, होशंगाबाद के पास एक नदी आकर के मिलती है इससे, तवा, है ना, तो ये आपको याद रखना। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। ठीक है, तवा एक प्रमुख सहायक नदी है, ये आप लिख लीजिए, प्रमुख सहायक नदी। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पॉइंट हमने सारे इसमें कवर कर लिए। ठीक है, एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। एक बार हम इसकी परियोजनाएं और देख लेते हैं। ठीक है, इसमें परियोजनाएं कौन सी है, तो देखिए सरदार सरोवर, ठीक है, इसके अलावा इंदिरा सागर, सरदार सरोवर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, ठीक है, एक महेश्वर परियोजना है, महेश्वर में है ये। ठीक है, और एक ओंकारेश्वर। ये सारी परियोजनाएं, देखिए परियोजनाओं का अध्ययन दोस्तों हम बाद में भी करेंगे, लेकिन जस्ट मैंने अभी आपको बता दिया ना, ये इसमें परियोजना है, सरदार सरोवर है, इंदिरा सागर है, महेश्वर है, ओंकारेश्वर है। ये सारी परियोजनाएं नर्मदा नदी पर हैं। ठीक है, तो एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट नदी क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, एमपीपीएससी की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ नर्मदा नदी के बारे में। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक कहाँ पर है? मेकाल श्रेणी में स्थित है। ठीक है, और नर्मदा कुंड अमरकंटक से इसका उद्गम होता है अनूपपुर जिला। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, लंबाई भी तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। ठीक है, इसके बाद राज्य सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है? एमपी में बहती है। एमपी के बाद कहाँ जाती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बहुत कम बहती है। इसके बाद गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी या फिर अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, इसके अलावा सबसे मेन पॉइंट दोस्तों, ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। ठीक है, भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी मतलब धसा हुआ पहाड़, 2 पर्वतों के बीच में धसा हुआ क्षेत्र से बोल रहे हैं भ्रंश घाटी। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये बात भी आपको याद रखना है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। ठीक है, इसके अलावा एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी नदियाँ हैं जो एस्चुरी बनाती है? ठीक है, तो दो नदी ही हैं, 2-3 मतलब मुख्यतः आप देखेंगे तो नर्मदा, ताप्ती और यहाँ की छोटी छोटी नदियाँ हैं। ठीक है, तो मुख्यतः ये 2 नदियाँ ही हैं, एक नर्मदा है और एक ताप्ती, अभी हम पढ़ेंगे। और बाकी यहाँ की नदियाँ भी एस्चुरी बनाती हैं, वो हम देखेंगे बाद में। ठीक है, इसके अलावा जलप्रपात मैंने आपको बताया, धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है, कपिल धारा, दुग्ध धारा और सहस्त्र धारा। ठीक है, इसके अलावा तवा इसकी सहायक नदी है, होशंगाबाद के पास आकर के मिलती है इससे। ठीक है, और ये 4 परियोजनाएं, सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, महेश्वर और ओंकारेश्वर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मेघाछुता, रेवा इसके अन्य नाम भी हैं। ठीक है दोस्तों, और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, ये आपको याद रखना है, भारत की 5th। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट नदी की ओर दोस्तों, ताप्ती नदी के बारे में पढ़ते हैं ना। ताप्ती नदी के बारे में अब देखते हैं हम। ताप्ती नदी या फिर इसे तापी के नाम से भी यहाँ आता है। ठीक है, तापी, तापी भी बोलते हैं इसे, तापी नदी, ताप्ती नदी। इसका अन्य नाम है दोस्तों सूर्यपुत्री भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, सूर्यपुत्री अन्य नाम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ताप्ती नदी सबसे पहले बता देता हूँ कहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने आपको बताया एक रेंज है, सतपुड़ा रेंज है ना, यहाँ पर सतपुड़ा रेंज है मध्य प्रदेश के साउथ वाले पार्ट में, ये सतपुड़ा रेंज है। ठीक है, तो यहीं से दोस्तों एक नदी निकलती है, यहाँ पर एक स्थान है बैतूल, है ना,
बैतूल, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसका उद्गम बैतूल, ठीक है। मुल्ताई, मुल्ताई नामक स्थान है, बैतूल के अंतर्गत आता है, ठीक है। सतपुड़ा रेंज, यहाँ सतपुड़ा रेंज लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, सतपुड़ा रेंज में एक स्थान है मुल्ताई, जो कि बैतूल के अंतर्गत आता है। वहाँ से ताप्ती नदी का ओरिजिन होता है, या फिर यहाँ से ये निकलती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से निकलती है, ठीक है। कुछ भाग मध्य प्रदेश में बहती है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में एंटर कर जाती है, महाराष्ट्र के बाद फिर गुजरात में जाती है और अरब सागर में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। तो ये भी 3 राज्यों में बह रही है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। वही 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है, उसके बाद गुजरात, ठीक है। ये 3 राज्यों में बह रही है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों और भी चीज़ें इसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। ये भी दोस्तों भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। देखिए यहाँ सतपुड़ा रेंज है, ठीक है, यहाँ सतपुड़ा रेंज है, और यहीं पर महाराष्ट्र में एक रेंज है अजंता, ठीक है, अजंता रेंज है, तो भ्रंश घाटी में बहती है। किस किस के बीच में यहाँ पे लिख सकते हैं, एक तो सतपुड़ा है मध्य प्रदेश में, ठीक है, और अजंता, अजंता कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो ये 2 श्रेणियों के बीच में भ्रंश में बहती है ये, ठीक है, भ्रंश घाटी में बहती है। तो देखिए नर्मदा किस किस के बीच में बह रही है, नर्मदा बह रही है विंध्याचल, ठीक है, और सतपुड़ा के बीच में। और ताप्ती किसके बीच में बह रही है, सतपुड़ा और अजंता। एक बार मैं बता देता हूँ आपको, देखिए ये विंध्याचल है, ठीक है, ये सतपुड़ा है और ये अजंता है, ठीक है। ये दोनों कहाँ पर है, ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अजंता कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो इसके बीच में एक नदी बह रही है, नर्मदा नदी, ठीक है। किस किस के बीच में, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में, है ना, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में। देखिए दोस्तों ये बार बार मैं आपको इसलिए बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, और आप कंफ्यूज होते हैं इसलिए। और ये कौन सी, अजंता, ठीक है। इसके बीच में कौन सी बह रही है, यहाँ से एक नदी आ रही है ताप्ती, ठीक है। तो आपको याद रखना है विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता, इनके बीच में 2 नदियाँ बह रही हैं। विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में बह रही है नर्मदा, और सतपुड़ा अजंता के बीच में बह रही है ताप्ती। और दोनों किस में बह रही है, भ्रंश घाटी में। भ्रंश घाटी मतलब धंसा हुआ पार्ट, ठीक है, एक नाली टाइप से आप समझ सकते हैं ना, 2 पर्वतों के बीच में एक नाली टाइप से, बड़ी चौड़ी नाली, उस प्रकार से ये बह रही हैं, है ना। तो भ्रंश घाटी में बहती है सतपुड़ा और अजंता के बीच में, ठीक है। एक बात आपको याद रखना, सूरत इसके किनारे स्थित है ना, सूरत शहर ताप्ती के किनारे स्थित है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों। सूरत शहर है गुजरात का, ठीक है, गुजरात का एक शहर है सूरत शहर, किसके किनारे स्थित है, ताप्ती के किनारे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और वहाँ नर्मदा में कौन कौन से शहर आ जाएंगे दोस्तों, नर्मदा में आपको जबलपुर याद रखना है, ठीक है, होशंगाबाद याद रखना है, महेश्वर याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर है, बहुत ज़्यादा बड़े शहर नहीं है इसके अंदर। ये जबलपुर आप याद रखना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिटी नहीं है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सूरत के बाद दोस्तों एक आपको याद रखना है बुरहानपुर, है ना, बुरहानपुर भी आप याद रख लीजिएगा, बुरहानपुर भी है इसके अंदर। सूरत और बुरहानपुर ये 2 शहर, मुख्य शहर इसके किनारे स्थित हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें परियोजनाओं की, तो 2 मुख्य परियोजनाएं हैं दोस्तों इस पर। एक है काकरापारा, गुजरात में है ये, ठीक है, काकरापारा गुजरात में है, और एक है ओकाई, ठीक है। ये 2 परियोजनाएं आपको याद रखना है, ठीक है, काकरापारा और ओकाई। ये पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है दोनों परियोजनाएं। काकरापारा ओकाई किस नदी पर स्थित है, तो ताप्ती नदी या फिर तापी नदी पर स्थित है ये दोनों परियोजनाएं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये भी एस्चुरी बनाती है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे नर्मदा नदी के बारे में हमने पढ़ा, एस्चुरी बनाती है, ये भी एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है, एस्चुरी बनाती है, आपको याद रखना है। तो इतने ही पॉइंट है दोस्तों इसके बारे में, ठीक है। आपको उद्गम याद रखना है, बैतूल मुल्ताई से होता है, 3 राज्यों में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है, एस्चुरी बनाती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, सूरत शहर इसके किनारे स्थित है और एस्चुरी बनाती है, और काकरापारा ओकाई ये परियोजना इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये होगी दोस्तों ताप्ती नदी, मैप में भी आपको बता दिया। अब 2 छोटी छोटी नदियाँ हैं वो और हम देख लेते हैं, ठीक है, अरब सागर में ही गिरती हैं, ठीक है। वो छोटी छोटी नदियाँ, कुछ पॉइंट है उसमें, बहुत ज़्यादा कवर नहीं करना उसमें, ठीक है, वो और हम देख लेते हैं।
दोस्तों एक नदी है माही, है ना, ये देखिए यहाँ मैंने आपको बताया है, ये मध्य प्रदेश से निकल रही है, फिर राजस्थान जा रही है, ठीक है, फिर गुजरात आ रही है और अरब सागर में गिर जा रही है, ठीक है। माही, उद्गम, इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है दोस्तों? इसका हो रहा है उद्गम धार जिला, धार जिला है मध्य प्रदेश में, ठीक है, पूर्वी मध्य प्रदेश में यहाँ पर एक जिला है धार, ठीक है। तो धार जिले के दोस्तों मिंडा ग्राम है एक, है ना, मिंडा ग्राम, मिंडा ग्राम, विंध्याचल की पहाड़ियाँ, विंध्याचल की पहाड़ियाँ, मैंने आपको बताया यहाँ पे विंध्याचल रेंज है ना, ये विंध्याचल रेंज है ये, ठीक है। यहीं पर एक जिला है धार, और धार में एक ग्राम है मिंडा ग्राम, ठीक है। तो वहीं से एक नदी निकल रही है माही, ठीक है, माही नदी का ओरिजिनल हो रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसकी लंबाई देख लेते हैं हम। और दोस्तों ताप्ती नदी की मैंने आपको लेंथ नहीं बताई थी, 724 है ना, 724 किलोमीटर, ठीक है। नर्मदा की कितनी थी? 13-12, नर्मदा की 13-12 थी, ताप्ती की 724 किलोमीटर है ना, तो आप ये लंबाई लिख लीजिएगा। माही की लंबाई देख लेते हैं दोस्तों, लंबाई कितनी है इसकी, ठीक है, इसकी लंबाई है 580 किलोमीटर। हालांकि लंबाई नहीं पूछेगा, लंबाई आपको सिर्फ महत्वपूर्ण नदियों की याद रखना है, जैसे गंगा, ठीक है, यमुना, ठीक है, नर्मदा की मैंने आपको बताई, गंगा, नर्मदा, गोदावरी, जो महत्वपूर्ण नदियाँ, बड़ी बड़ी नदियाँ दोस्तों, इनकी लंबाई आपको याद रखना है। ये छोटी नदियों की लंबाई आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। इनके कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। किस राज्य में बहती हैं, ठीक है, कोई इसकी बहुत अच्छी सहायक नदी है, कुछ खासियत है इसकी, कोई महत्वपूर्ण डैम परियोजना है, वो चीज़ें आपको याद रखना है। मैं आपको बताते जाऊँगा कौन सी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। लंबाई उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी, ठीक है। इसके अलावा इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों, कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना। कर्क रेखा देखिए, कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीच से निकली है, आपको पता होगा, ठीक है, इस प्रकार से निकली है, इस प्रकार से कर्क रेखा निकली है दोस्तों, बीच से है ना भारत के। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है ना। तो देखिए यहाँ से निकल रही है, कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा मैंने बना दी, देखिए यहाँ से एक बार काटा उसने, उत्तर की ओर गई, फिर दक्षिण की ओर आई, तो ये फिर जब पहले ऊपर गई फिर नीचे आई, तो ये 2 बार काट रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। और एक दोस्तों आप मुझे ये भी बताइए कि ऐसी कौन सी नदी है, ठीक है, विश्व की बात कर रहा हूँ मैं, जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है ना। आप मुझे कमेंट करके बताइए, जो विषुवत रेखा को भी 2 बार काटती है, या फिर एक और नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो आप कमेंट करके बताइए यदि आपने पढ़ा है तो, ठीक है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा राज्य कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिए राज्य। पहली बात तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है। एमपी के बाद आपको याद रखना है ये यहाँ पर राजस्थान में जा रही है ना, तो राजस्थान में जा रही है, फिर गुजरात में आ रही है, तो ये भी 3 राज्यों में बह रही है ना दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। तो इसके बारे में बस इतना ही है दोस्तों, है ना। आपको ये ओरिजिन याद रखना है, कहाँ से निकल रही है, कितने राज्यों में बह रही है, और ये पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार काटती, छोटी नदी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, कर्क रेखा को 2 बार काटती है और किस किस राज्य में बह रही है, कहाँ से निकल रही है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद एक और छोटी नदी है साबरमती, वो और देख लेते हैं हम। तो ये 4 नदी आज हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, जिसमें 2 महत्वपूर्ण थी, नर्मदा और ताप्ती, है ना। इसके बाद नदी है साबरमती, सुना होगा आपने नाम, है ना, साबरमती। देखिए राजस्थान से निकल रही दोस्तों, उदयपुर जिले के पास से निकलती है, ठीक है, और फिर गुजरात आती है और फिर अरब सागर में घिर जाती है, ठीक है। तो उद्गम कहाँ से है इसका? राजस्थान, राजस्थान उदयपुर के पास से, उदयपुर के पास से, एग्जैक्ट बताऊं मैं आपको तो अरावली रेंज से होता है ना, उदयपुर के पास अरावली पर्वत से, ठीक है। अरावली पर्वत से इसका उद्गम है। इसकी लंबाई दोस्तों 371 है, लंबाई
371 किलोमीटर। ठीक है, साबरमती नदी की बात कर रहे हैं। इसके किनारे जो शहर बसे हैं वो हम देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है दोस्तों, अहमदाबाद व गांधीनगर। ठीक है, अहमदाबाद और गांधीनगर ये दो शहर हैं, महत्वपूर्ण शहर हैं गुजरात के, वो इसके किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, साबरमती नदी के किनारे कौन कौन से, अहमदाबाद और गांधीनगर। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इसका। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि अहमदाबाद नगर किस नदी के किनारे स्थित है, या फिर गांधीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। और एक और पॉइंट आपको याद रखना, इसका प्रवाह किस ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर है ना। ये देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। तो बस इसमें क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, एक तो आपको याद रखना है राजस्थान से उद्गम हो रहा है, गुजरात जा रही है, फिर अरब सागर में गिर रही है। इसके अलावा ये दो शहर इसके किनारे स्थित हैं। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। तो दोस्तों ये चार नदियों के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही, है ना, जो कि अरब सागर खंबात की खाड़ी में गिर रही हैं। ठीक है, तो ये आज हमने प्रायद्वीपीय भारत की जो हमारी नदियाँ हैं वो टॉपिक स्टार्ट कर लिया। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं ना, जैसे यहाँ पर गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है ना, ये तीन नदियाँ मुख्यतः है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनका हम अध्ययन करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको कोई भी डाउट होता है आज के लेक्चर से रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।